मुंबई के अंधेरी इलाके में ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक इमारत थी, आर्याटेक टॉवर। चमकते शीशों से ढकी इस बिल्डिंग में देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक का मुख्यालय था। हर दिन यहाँ हजारों कर्मचारी आते जाते थे, सूट बूट में, हाथों में लैपटॉप, चेहरे पर आत्मविश्वास। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो किसी की नजर में नहीं आता था। शानाया कुमारी, 28 वर्ष की यह महिला हर सुबह 5:30 बजे बिल्डिंग पहुंचती। नीले रंग की यूनिफॉर्म पहने, बालों को कसकर बांधे और सफाई की गाड़ी के साथ लिफ्ट के सबसे कोने में खड़ी हो जाती। वह कोई एग्जीक्यूटिव नहीं थी, न ही उसका नाम कंपनी की मेलिंग लिस्ट में था। वह बिल्डिंग की एक साधारण सफाईकर्मी थी। पर शानाया साधारण नहीं थी। बिहार के एक छोटे से गांव से आई शानाया कभी पटना यूनिवर्सिटी में जर्मन भाषा की छात्रा थी। पढ़ने में होशियार, लेकिन हालात ने उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। माँ बीमार, छोटी बहन स्कूल में, और घर का खर्च चलाने के लिए उसने मुंबई का रुख किया। यहाँ आकर उसे आर्याटेक बिल्डिंग में सफाई का काम मिला, सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, महीने की 12,000 रुपये तनख्वाह पर। लोग कहते थे, सफाई करने में क्या रखा है, काम तो काम है। लेकिन शानाया जानती थी, वह सिर्फ सफाई करने नहीं आई थी। हर रात काम से लौटने के बाद वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर पुराने नोट्स निकालती, पुराने मोबाइल में यूट्यूब से जर्मन वीडियो प्ले करके सुनती और अपने पुराने सपनों को दोबारा जिलाने की कोशिश करती। उसकी किताबों पर अब भी उंगलियों की पकड़ वैसी ही थी जैसी विश्वविद्यालय के दिनों में थी। कभी कभी बिल्डिंग के गार्ड राकेश उसे गेट पर बैठकर कोई किताब पढ़ते हुए देख लेते। वह मुस्कुराते हुए कहते, अरे मैडम जी, आप तो बड़ी होशियार लगती हो। वह बस सिर हिलाकर चुप रहती। आर्याटेक टॉवर का 20वां माला कंपनी का कॉन्फ्रेंस फ्लो था। वहीं से बड़े बड़े फैसले लिए जाते, करोड़ों की डील्स होती। शानाया का शेड्यूल भी कुछ ऐसा था कि उसे हर हफ्ते उस फ्लो की सफाई करनी पड़ती। वह जब वहां होती तो अक्सर मीटिंग रूम्स के अंदर की बातचीत सुनाई देती, अंग्रेजी, हिंदी और कभी कभी कोई विदेशी भाषा, खासकर जर्मन। हर बार जब कोई जर्मन शब्द उसके कानों में पड़ता, वह रुक जाती, अंदर से कुछ हिल जाता। यही तो भाषा थी जिससे वह प्यार करती थी। यही वह भाषा थी जिसे उसने पढ़ना शुरू किया था और जो अब भी उसके ख्वाबों में आती थी। एक सुबह की बात है। मुंबई की बारिश थमी ही थी और सूरज की रोशनी शीशों से छनकर कॉन्फ्रेंस हॉल के फर्श पर बिखर रही थी। शानाया खिड़की के पास मॉप पकड़े फर्श पोंछ रही थी। उसी वक्त कॉर्पोरेट अफरा तफरी मची। आज एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। जर्मनी की डॉयचे नोवा कंपनी के प्रतिनिधि आर्याटेक के साथ संभावित टेक्नोलॉजी साझेदारी पर चर्चा के लिए आए थे। सब कुछ व्यवस्थित था। टेक टीम ने ऑटो ट्रांसलेशन सिस्टम लगाया था। 2 इंटरप्रेटर भी मौजूद थे, एक कंपनी की इन हाउस ट्रांसलेटर और दूसरी एचआर की प्रियंका खत्री, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानती थीं। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। मीटिंग शुरू होते ही ट्रांसलेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। हेडफोन में आवाजें कट रही थीं, स्क्रीन पर शब्द गायब हो रहे थे। पहली इंटरप्रेटर घबरा गई और प्रियंका खत्री की जर्मन तो स्कूल के स्तर से ज्यादा कभी थी ही नहीं। जर्मन प्रतिनिधियों के चेहरे पर खींच साफ दिख रही थी। बाहर खड़ी शानाया ने ये सब देखा। वह आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उसके दिमाग में जो शब्द बोले जा रहे थे, उनकी गलत व्याख्या उसे खलने लगी। उसे याद आया, वीर प्रायोरिजरन डाई ट्रांसपेरेंस द फाइनेंस फ्लो से का अनुवाद किसी ने किया, हम आंतरिक लागत संरचना छिपाएंगे। वह चौंक गई। ये तो उल्टा मतलब हो गया। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड राकेश ने न जाने क्या सोचकर अंदर कहा, सर, एक बात कहूं, ये जो लड़की बाहर फर्श पोंछ रही है, ये जर्मन जानती है। सबकी नजरें घूमी। खामोशी। फिर आर्या मैम की आवाज गूंजी, तीखी और व्यंग्यात्मक, अगर तुम जर्मन में ये मीटिंग ट्रांसलेट कर सको तो नीचे पार्किंग में जो ऑडी खड़ी है वो तुम्हारी। कमरे में हंसी की हल्की लहर दौड़ गई। किसी ने चुटकी ली। वाह, फिल्मी सीन लग रहा है। शानाया ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ सिर हिलाया। वह गाड़ी की लालच में नहीं थी, वह खुद को साबित करने आई थी। उसका ये सिर्फ एक सिर हिलाना जैसे पूरे सिस्टम को चुनौती दे गया। आर्या कुछ पल को चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है, अंदर आओ, माइक पकड़ो, ट्रांसलेट करो। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा था। शानाया ने माइक उठाया, मॉप को एक तरफ रखा, अपनी साड़ी की किनारी ठीक की और बोली, मीने डेमन अंड हेरन, एक वर्ड दास गेस्प्राच फॉटसेट्जन। उसकी आवाज में कंपन था, पर शब्दों में आत्मविश्वास। पहली बार शानाया सिर्फ फर्श नहीं पोंछ रही थी, वह उन शब्दों को साफ कर रही थी जिन्हें गलत अनुवाद ने मैला कर दिया था।
और पहली बार आर्याटेक की ऊंचाई में कोई भूतल से आवाज बनकर उभरी थी। कक्ष में चुप्पी छा गई थी, जैसे समय थम गया हो। शानाया अब उस कुर्सी पर बैठी थी जहां बैठने की वह कभी कल्पना भी नहीं करती थी, मुख्य इंटरप्रेटर की कुर्सी। उसके आगे लैपटॉप, हाथ में माइक, और सामने दर्जनों आंखें, कुछ हैरान, कुछ तिरस्कार से भरी और कुछ संशय में डूबी। आर्या मैडम ने अपनी बाहें सीने पर बांध लीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उसमें गर्मजोशी नहीं, एक तरह की चुनौती थी, जैसे कह रही हूँ, चलो दिखाओ अब क्या कर सकती हो। शानाया ने अपनी उंगलियों को मेज के किनारे पर धीरे से मारा, सांस ली और बोली, मैंने डेमन एंड हेरन, एक एंचलडीज मिच फर डाई वोहेरीज वविरिंग, लासन जी मिच दास क्लारन। देवियों और सज्जनों, पिछली भ्रम की स्थिति के लिए क्षमा करें। कृपया मुझे इसे स्पष्ट करने दें। उसके शब्द सीधे, स्पष्ट और उच्चारण में इतना सटीक थे कि जर्मन प्रतिनिधि चौंक पड़े। उनमें से एक, हेर फ्रांज, जो डॉयचनोवा का वरिष्ठ रणनीतिक निदेशक था, ने फुसफुसाकर बगल वाले से पूछा, Was für ein Dialekt ist das? Das klingt wie Osbayen. ये कौन सा उच्चारण है? ये तो बवेरियन जैसा लग रहा है। शानाया ने बिना रुके अपनी ट्रांसलेशन जारी रखी। उसने पिछली गलतियों को सुधारा और जर्मन में वे जटिल व्यापारिक शब्दावली इतनी सहजता से कही कि वहां बैठे प्रोफेशनल इंटरप्रेटर भी शर्मा जाएं। कमरे के कोने में बैठी प्रियंका खत्री के चेहरे से रंग उड़ गया था। वह जानती थी, ये लड़की सिर्फ बोल नहीं रही थी, वह उन्हें आईना दिखा रही थी कि असली काबिलियत किसी पद या डिग्री से नहीं आती। जब पहला सेगमेंट पूरा हुआ, हेर फ्रांज ने धीरे से मेज थपथपाई और मुस्कुराया। उन्होंने पहली बार सीधे शानाया की ओर देखा और जर्मन में कहा, वियलन डैंक, एंडलिच वेस्टेहन वीर देशन। बहुत धन्यवाद, आखिरकार हमें बात समझ आ रही है। शानाया ने नम्रता से सिर झुकाया और अगली स्लाइड की ओर बढ़ी। पर तभी एक और बाधा आए। प्रोजेक्टर अचानक ब्लैक आउट हो गया, स्क्रीन काली हो गई और तकनीकी टीम इधर उधर भागने लगी। आर्या मैडम की आंखों में फिर से गुस्सा चमकने लगा। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, यह क्या हो रहा है? अभी तो सब टेस्ट किया था, क्या ये कोई साजिश है? मीटिंग में खलबली मच गई। आर्या का चेहरा कठोर हो गया। एक इंटरनेशनल डील के बीच ऐसा तकनीकी फेलियर उनके लिए शर्मिंदगी की बात थी। तभी शानाया ने धीमे स्वर में कहा, मैम, अगर आप अनुमति दें तो मेरे पास इस प्रेजेंटेशन की एक प्रिंटेड कॉपी है। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। आर्या ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारे पास? ये कैसे? उद्धरण चिन्ह। शानाया ने जवाब दिया, कल जब मैं मीटिंग रूम साफ कर रही थी तो मैंने ये फाइल डेस्कटॉप पर देखी, डाउनलोड कर ली। पढ़ने के लिए मैंने इसे प्रिंट करवा लिया ताकि मैं इससे सीख सकूं। कुछ सेकंड के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। आर्या कुछ बोल नहीं सकी। वह एक पल के लिए स्थिर रही, फिर धीरे से कहा, लाओ। शानाया ने अपनी बैग से फोल्डर निकाला, एकदम व्यवस्थित पन्नों में हाइलाइटिंग नोट्स के साथ। उसने पेज खोला, जर्मन में प्रेजेंटेशन पढ़ना शुरू किया और साथ साथ इंग्लिश में समझाना भी जारी रखा। वह पन्नों को पलटती गई, ग्राफ दिखाती गई, आंकड़े स्पष्ट करती गई, और उसकी आवाज में अब सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं, एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी जगह पाली हो। कमरे के कोने में बैठे आर्याटेक के कुछ सीनियर अफसर एक दूसरे को देखने लगे। वे अब सिर्फ उसके जर्मन पर नहीं, उसकी तैयारियों, उसकी प्रस्तुति शैली और उसके आत्मनियंत्रण से भी प्रभावित हो गए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद हेर फ्रांज ने आगे बढ़कर शानाया से हाथ मिलाया और कहा, जी सॉल्टन उनसर हैंडलिंगन वाइटर हिन बेगलाइटन। आपको हमारी आगे की चर्चाओं में भी साथ रहना चाहिए। शानाया मुस्कराई, फिर धीरे से पीछे हट गई। बाहर निकलते वक्त आर्या मैडम ने उससे कहा, वो गाड़ी नीचे भी दो में जो खड़ी है वो तुम्हारी है, अगर तुम चाहो तो। शानाया ने उस ऑफर को कुछ पल के लिए नजरअंदाज किया, फिर बोली, मैम, मैं उस गाड़ी की हकदार तब बनूंगी जब मैं यहाँ किसी स्थायी पद पर काम करूं, किसी भूमिका में जहां मैं अपने ज्ञान का सही उपयोग कर सकूं। आर्या ने पहली बार हल्के से सिर हिलाया, एक इशारा जो शायद सराहना और स्वीकृति दोनों था। शाम को जब शानाया अपने कमरे पहुंची तो उसके चेहरे पर कोई उत्तेजना नहीं थी, सिर्फ गहराई थी। उसने अपनी माँ को फोन लगाया और धीमे स्वर में कहा, माँ, आज कुछ अलग हुआ है। शायद जिंदगी अब वही नहीं रहेगी। उस रात पहली बार उसने अपनी किताबें बंद करके थोड़ी देर आंखें मूंद लीं, क्योंकि वह जानती थी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन सुबह जब शानाया आर्याटेक टावर पहुंची, वातावरण कुछ बदला बदला सा था। रिसेप्शन पर बैठे गार्ड ने उसे देखकर सिर झुकाया, जैसे अब वह उसे केवल एक सफाईकर्मी नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली इंसान मानने लगा हो। कंधे पर झोला लटकाए,
वह चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ी, मगर कुछ लोगों की निगाहें अब भी उसका पीछा कर रही थीं, जैसे वे सोच रहे हों, क्या ये वही लड़की है? उद्धरण चिन्ह। 20वीं मंजिल पर पहुंचते ही उसे एचआर से कॉल आया। एक महिला की आवाज आए, औपचारिक और थोड़ी ठंडी। प्रियंका खत्री बोल रही हूँ। मिस्टर आर्य आपको कॉन्फ्रेंस रूम 4 में बुला रहे हैं अभी। शानाया को हैरानी नहीं हुई। उसे पता था कि उसकी कल की सफलता एक नई शुरुआत है, लेकिन वह राह आसान नहीं होगी। अंदर पहुंचते ही उसने देखा बड़ा रूम। मेज के चारों ओर कुछ प्रमुख अधिकारी बैठे थे और एक कोने में आर्या मैडम, हमेशा की तरह गंभीर और अविचल। प्रियंका खत्री, जो इस मीटिंग को संचालित कर रही थी, बिना मुस्कुराए बोली, शानाया, कल आपने जो किया वह उल्लेखनीय था, पर अब आगे की प्रक्रिया समझना जरूरी है। जी, शानाया ने सहजता से कहा। आर्याटेक के पॉलिसी के अनुसार किसी को भी स्थायी पद देने से पहले आवश्यक पात्रता की समीक्षा की जाती है। शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, मूल्यांकन। आपके पास कोई डिग्री नहीं है, न ही कॉर्पोरेट कार्यानुभव, इसलिए हम आपको विशेष स्थिति में अस्थायी रूप से लैंग्वेज असिस्टेंट की भूमिका देने का विचार कर रहे हैं, पर एक शर्त के साथ। आर्या मैडम ने बीच में ही जोड़ा, तुम्हें एक परीक्षण देना होगा। त्रिभाषीय मूल्यांकन, हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन में 2 तरफा अनुवाद और एक रिपोर्ट लेखन किसी व्यापारिक विषय पर जर्मन में। यदि तुम उत्तीर्ण होती हो तो हम पद और वेतन दोनों की समीक्षा करेंगे। शानाया ने बिना हिचक के उत्तर दिया, मुझे स्वीकार है। अगर मैं अपनी काबिलियत साबित कर सकूं, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कमरे में कुछ हल्की सरगर्मी हुई। प्रियंका ने अपनी नजरें आर्या पर टिकाईं, मानो कह रही हो, देखा, यही लड़की हमारी प्रणाली को चुनौती दे रही है। आर्या ने गंभीर स्वर में कहा, परीक्षा 2 दिन बाद दोपहर 2 बजे होगी। 3 जज होंगे, डॉ हरमन जो भारतीय जर्मन संस्थान से हैं, मिस खत्री स्वयं और हेर फ्रांच की टीम से एक प्रतिनिधि। कोई विशेष तैयारी की सुविधा नहीं दी जाएगी। समझ लिया? उद्धरण चिन्ह। समझ लिया, शानाया ने शांत स्वर में उत्तर दिया। जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई, शानाया बाहर निकली। बाहर कॉरिडोर में कुछ कर्मचारियों की फुसफुसाहटें सुनाई दी। वो लड़की ऊपर तक पहुंच गई, बस एक भाषण देकर। उद्धरण चिन्ह। कहीं ये सब आर्या मैडम का पीआर स्टंट तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। देखते हैं परीक्षा में क्या कर पाती है। शानाया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी, हर ऊंचाई अपने साथ संदेह और तिरस्कार लेकर आती है, लेकिन उसने जो ठाना था, उसे अब पीछे नहीं हटना था। उस शाम वह अपने पुराने कमरे में लौटी। कमरा वही था, एक खाट, एक पंखा जो आवाज करता था, और एक कोना जहां उसकी किताबें रखी थीं। उसने कपड़े बदले, चाय बनाई और फिर वहीं जमीन पर बैठ गई। सामने उसकी वही पुरानी डायरी खुली थी, जिसमें हर पन्ने पर नए शब्द लिखे थे, जर्मन, अंग्रेजी, अर्थ, वाक्य प्रयोग। उसने अपने रिकॉर्ड किए गए वॉइस नोट्स चलाए और बार बार सुना कि उच्चारण कहाँ कमजोर है, किस टोन पर जोर देना है। रात भर वह पढ़ती रही। सुबह का सूरज उगाया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस तीव्रता थी, आत्मविश्वास था, और थोड़ी सी घबराहट जो हर जिंदा इंसान के भीतर होती है। अगले दिन वह काम पर नहीं गई। उसे छुट्टी दी गई थी तैयारी के लिए, लेकिन वह घर में नहीं बैठी। वह सीधे गई पब्लिक लाइब्रेरी। वहां उसने जर्मन व्यापारिक पत्रिकाएं पढ़ीं, रिपोर्ट लेखन के पुराने नमूने देखे और अपने शब्दकोश को अंतिम बार अपडेट किया। तीसरे दिन, जब परीक्षा का समय आया, आर्याटेक का पूरा टावर जैसे एक सांस में था। सब जानते थे कि एक लड़की जो कभी सफाई करती थी, आज जजों के सामने खड़ी होने वाली है। दोपहर के ठीक 2 बजे शानाया ने कॉन्फ्रेंस रूम 5 में प्रवेश किया। मेज के सामने 3 लोग बैठे थे, डॉ हरमन, प्रियंका खत्री और हेर फ्रांच का सहायक। शुरुआत करें? प्रियंका ने रूखे स्वर में पूछा। जी, शानाया ने उत्तर दिया। पहला सेगमेंट था ऑडियो ट्रांसलेशन। एक जर्मन ऑडियो क्लिप चलाई गई, जिसमें एक कंपनी के संकटकालीन रणनीति की चर्चा थी। शानाया ने अपने कानों में हेडफोन लगाया, आंखें बंद की और ध्यान से सुना। जब क्लिप समाप्त हुई, उसने स्पष्ट और बिना रुके हिंदी में उसका अनुवाद प्रस्तुत किया। डॉक्टर हरमन ने सिर हिलाया, फ्रांच का सहायक मुस्कुराया। दूसरा सेगमेंट था लाइव इंटरप्रिटेशन। प्रियंका ने एक केस स्टडी पढ़ी, जिसे शानाया को तुरंत जर्मन में ट्रांसलेट करना था। फिर हेर फ्रांच के सहायक ने जर्मन में सवाल पूछे, जिन्हें उसे अंग्रेजी में रूपांतरित करना था। ये भाग सबसे कठिन था, क्योंकि इसमें न केवल भाषा, बल्कि भाव, टोन और व्यावसायिक संदर्भ भी समझना होता है। शानाया ने बिना हड़बड़ाए सब कुछ संभाला। तीसरा और अंतिम भाग लेखन। उसे 30 मिनट में एक रिपोर्ट लिखनी थी। विषय था, किस प्रकार एक मध्यवर्गीय स्टार्टअप विदेशी बाजार में प्रवेश कर सकता है। वह झुकी, कलम उठाई
और लिखना शुरू किया। जब वह पन्ना जमा करके उठी, उसकी आंखों में थकान थी, पर हार नहीं। कक्ष में सन्नाटा था। प्रियंका खत्री ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी नजरों में अब अवमानना कम और जिज्ञासा अधिक थी। डॉक्टर, हरमन ने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक भाषाई परीक्षण नहीं था। यह एक मानसिक स्तर की जांच भी थी, और इस लड़की ने दोनों में संतुलन दिखाया है। शानाया ने सिर्फ सिर झुकाया। उसने अपने हिस्से का काम कर दिया था। अब बारी दुनिया की थी तय करने की कि वह उसे कहाँ देखना चाहती है। जमीन पर या उसी टेबल पर जहां अब तक केवल चुने हुए ही बैठते थे। 3 दिन बीत चुके थे परीक्षा को। शानाया हर दिन समय से पहले ऑफिस आती, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली थी। वह अपनी पुरानी ड्यूटी पर नहीं गई थी, लेकिन नया कार्यभार भी तय नहीं हुआ था। वह ऑफिस की 10वीं मंजिल पर एक अस्थायी डेस्क पर बैठती, कॉफी मशीन के पास के कोने में, जहां ज्यादातर लोग सिर घुमाकर देख लेते, पर बात नहीं करते। इस अस्थिरता के बीच भी वह शांत थी। वह जानती थी कि सिस्टम को पचने में समय लगता है, खासकर तब जब कोई उसके जड़ तक सवाल करता है। और वह ये भी जानती थी कि उसकी परीक्षा सिर्फ भाषा की नहीं थी, ये लड़ाई थी प्रतिष्ठा, स्वीकृति और बदलाव के विरुद्ध जमी धूल के साथ। एक सुबह उसे कॉर्पोरेट संचार टीम से मेल मिला। आपको कल सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस रूम 3 में बुलाया गया है। उपस्थिति अनिवार्य है। संदेश छोटा था, लेकिन उसके दिल में हलचल ला गया। अगले दिन शानाया समय से पहले पहुंच गई। कॉन्फ्रेंस रूम में वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य बैठे थे, आर्या मैडम, प्रियंका खत्री और हेर फ्रांज स्वयं। साथ ही थे कुछ अन्य अधिकारी जिनका चेहरा वह पहली बार देख रही थी। आर्या ने मीटिंग की शुरुआत की। उनका स्वर गंभीर था। शानाया, हमने आपकी प्रदर्शन रिपोर्ट और परीक्षा परिणामों की समीक्षा की है। तीनों परीक्षकों की राय स्पष्ट है, आपने उच्च स्तर की भाषा दक्षता और व्यावसायिक समझ का प्रदर्शन किया है। ये दुर्लभ है। शानाया चुप रही। उसकी आंखें सीधे आर्या की ओर थीं, बिना भय या उम्मीद के। हमने निर्णय लिया है कि आपको आर्या टेक की इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ट्रांसलेशन टीम में लैंग्वेज और मार्केट इंसाइट एनालिस्ट के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यह एक अनुबंध आधारित पद है, जिसकी अवधि 6 माह होगी। इसके बाद स्थायी नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जाएगा। शानाया ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं कहा, फिर शांत स्वर में बोली, धन्यवाद मैडम, मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ। कमरे में एक हल्का तनाव कम हुआ, लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकी। बाहर निकलते समय, जब शानाया लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी, प्रियंका खत्री उसके पीछे आईं। उनके चेहरे पर वह पारंपरिक मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा संयम था। तुम्हारा आत्मविश्वास काबिल ए तारीफ है, उन्होंने कहा, लेकिन कॉर्पोरेट में आत्मविश्वास के साथ साथ रणनीति भी होनी चाहिए। हर प्रतिभा को स्वीकार नहीं किया जाता, कभी कभी उसे चुप रहकर जगह बनानी पड़ती है। शानाया ने कुछ क्षण उन्हें देखा, फिर कहा, मैंने चुप रहकर ही जीवन जिया है मैम, अब समय है आवाज बनने का। अगर मेरी काबिलियत से किसी की कुर्सी हिलती है, तो शायद वह पहले से ही कमजोर थी। प्रियंका ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गईं। उस शाम शानाया जब अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, उसकी आवाज में पहली बार आत्मविश्वास की गर्मी थी। माँ, आज मैं ऑफिस की मीटिंग में बैठी। लोगों ने मेरी बात सुनी। पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं सिर्फ एक कर्मी नहीं, एक प्रतिनिधि हूँ। मैं चाहती हूँ कि पायल भी पढ़ाई पूरी करे, उसे कोई बीच में रोके नहीं। माँ की आवाज भर आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कभी कभी गर्व को शब्दों की जरूरत नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में शानाया ने टीम के साथ मिलकर डॉयचे नोवा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उसने मार्केट डेटा का अनुवाद करना, ईमेल ड्राफ्टिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में लाइव इंटरप्रेटिंग की भूमिका निभानी शुरू की। हर मीटिंग में उसकी उपस्थिति अब औपचारिक रूप से दर्ज की जाती थी। पर कहानी इतनी सरल नहीं थी। टीम में एक सदस्य रजता सिन्हा, जो वर्षों से आर्याटेक में काम कर रहा था और खुद को विदेशी डील्स का जानकार मानता था, शुरू से ही शानाया को शक की नजरों से देखता था। एक मीटिंग के दौरान उसने मजाक में कहा, शानाया जी, आपकी जर्मन तो कमाल की है, लेकिन रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स तो आपने सीखी नहीं होंगी। चलिए, हम सिखा देंगे। मीटिंग रूम में हल्की हंसी गूंज गई, लेकिन शानाया मुस्कराई और कहा, बिल्कुल, सीखने को हमेशा तैयार हूँ। वैसे भी मुझे केवल भाषा नहीं, व्यवसाय की समझ भी विकसित करनी है, जो मैं शायद अब तक कर चुकी हूँ। यह उसका जवाब नहीं, उसका संतुलन था जो उसे अलग बनाता था। एक दिन शाम को जब वह कॉफी ले रही थी, हेर फ्रांज उसके पास आए। उन्होंने हाथ में कुछ दस्तावेज लिए थे। हमारा अगला चरण बर्लिन में होगा, उन्होंने कहा। वहां की टीम के साथ संयोजन में प्रोजेक्ट विस्तार पर चर्चा होगी।
हम चाहते हैं कि आप प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने। शानाया एक पल को चौंकी, फिर धीमे स्वर में बोली, क्या ये फाइनल है? यह एक प्रस्ताव है, फ्रांज मुस्कराए। लेकिन मुझे लगता है आप इसके लिए बनी हैं। रात को वह देर तक सो नहीं सकी। वह सोचती रही क्या सच में एक सफाईकर्मी बर्लिन जैसे शहर में किसी प्रेजेंटेशन रूम में खड़ी हो सकती है? क्या उसका अतीत उसकी छाया बनकर साथ जाएगा, या वह अब उसका हिस्सा नहीं रहा? अगली सुबह वह आर्या मैडम के ऑफिस गई। अंदर जाकर वह थोड़ी देर खामोश खड़ी रही। आर्या ने कहा, कुछ कहना है? शानाया ने कहा, मैम, अगर मैं बर्लिन जाऊं, तो क्या मैं वहां सिर्फ ट्रांसलेटर रहूंगी, या निर्णय लेने वालों में से एक बन पाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। आर्या ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा, फिर बोली, यह निर्भर करता है कि तुम किस विश्वास के साथ वहां खड़ी होती हो। डिग्रियां तुम्हारे पास नहीं हैं, लेकिन अगर तुम अपनी जगह खुद तय कर सको, तो कोई रोक नहीं सकता। शानाया ने कहा, फिर मैं तैयार हूँ। इस बार आर्या मुस्कुराई हल्के से, लेकिन सच्चाई के साथ, क्योंकि अब उन्हें भी यकीन होने लगा था कि यह लड़की सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करती, वह अवसरों का, सपनों का और सामाजिक सोच का भी अनुवाद कर रही है। बर्लिन की तैयारी चल रही थी। आर्याटेक की टीम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉयचे नोवा के साथ सहयोग के विस्तृत चरण में प्रवेश करने वाली थी। टीम के 4 सदस्यों को चुना गया, रजत सिन्हा, 2 वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, और सबसे चौंकाने वाला नाम शानाया कुमारी। कंपनी के इंट्रानेट पर जब ये घोषणा हुई, तो कर्मचारियों के बीच कई किस्म की प्रतिक्रियाएं उभरीं। कुछ लोगों ने खुले तौर पर प्रशंसा की, उसे मौका मिलना ही चाहिए था, पर कईयों के भीतर चुपचाप असंतोष उबल रहा था। रजत सिन्हा उनमें से एक था। वह वर्षों से कंपनी में था, हर प्रमोशन की कतार में खड़ा रहा, और आज उसकी टीम में एक लड़की, जिसने सफाईकर्मी के रूप में शुरुआत की थी, उसके बराबर खड़ी थी और कुछ मायनों में ऊपर भी। एक दिन कॉरिडोर में प्रियंका खत्री और रजत के बीच बातचीत हो रही थी। प्रियंका, ये कंपनी की छवि के लिए अच्छा संकेत नहीं है, रजत ने कहा। हमारा चयन किसी की सहानुभूति या सोशल मीडिया इमेज के आधार पर नहीं होना चाहिए। प्रियंका ने उत्तर दिया, तुम गलत नहीं हो, लेकिन अब फैसला हो चुका है। और अगर वह लड़की योग्य नहीं होती, तो परीक्षा में सर्वोच्च अंक कैसे लाती? उद्धरण चिन्ह। रजत चुप हो गया, लेकिन उसकी निगाहें कुछ और सोच रही थीं। शानाया इस सब से अनजान नहीं थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसे घूरा जा रहा है। उसकी सफलता को कुछ लोग प्रसिद्धि का खेल समझ रहे हैं, पर वह अपने काम में डूबी रही। उसने हर मीटिंग से पहले अतिरिक्त तैयारी की, क्लाइंट के पिछले बयानों का विश्लेषण किया, और बर्लिन की कार्य संस्कृति को समझने के लिए ऑनलाइन सेमिनारों में भाग लिया। बर्लिन रवाना होने से एक दिन पहले उसे एक और झटका मिला। शाम को उसे एक मेल प्राप्त हुआ, जिसका विषय था प्रोजेक्ट डेलीगेशन रिअलाइनमेंट। मेल में उल्लेख था कि बर्लिन यात्रा में अब शानाया कुमारी की भूमिका सीमित कर दी गई है। वे केवल ट्रांसलेशन असिस्टेंट के रूप में साथ जाएंगी। रणनीतिक मीटिंग्स में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होगी। ये पढ़कर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अगली सुबह उसने सीधे आर्या के ऑफिस का रुख किया। दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी निगाहें दृढ़ थीं। मैम, मुझे वो मेल मिला है, उसने कहा। आर्या ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में कहा, मुझे पता है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह निर्णय क्यों लिया गया? उद्धरण चिन्ह। आर्या ने कुछ पल चुप रहकर उत्तर दिया, शानाया, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो, वहाँ हर मोड़ पर ऐसा ही कुछ मिलेगा। कंपनी में बहुत से वरिष्ठ लोग हैं जो मानते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में केवल अनुभवी लोग होने चाहिए। अभी तुम्हारा अनुभव सीमित है, और यह परिवर्तन उसी संतुलन के लिए किया गया है। शानाया ने अपनी आवाज में किसी भी गुस्से को आने नहीं दिया। मैम, अगर अनुभव का मतलब वर्षों की मौजूदगी है, तो मैं हार मान लूंगी। लेकिन अगर अनुभव का मतलब है समस्याओं को समझना और हल देना, तो मैं पहले दिन से अनुभव कर रही हूँ गरीबी, असमानता और खुद को साबित करने की लड़ाई। आर्या ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी ओर देखा जैसे पहली बार इस लड़की को वास्तव में देखा हो। शानाया ने गहरी सांस ली। मैं बर्लिन जाऊंगी, लेकिन सिर्फ शब्दों के अनुवाद के लिए नहीं। मैं वहां ये दिखाने जा रही हूँ कि एक आवाज, जो कभी नीचे के फर्श से उठी थी, अब किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा बन सकती है। बर्लिन की यात्रा शुरू हुई। फ्लाइट में सभी अपने लैपटॉप में व्यस्त थे। रजत ने एक बार भी शानाया से बात नहीं की। वह जानता था कि अब उसकी भूमिका को भी परखा जा रहा है। बर्लिन पहुंचकर टीम को एक आलीशान होटल में ठहराया गया। अगली सुबह मीटिंग थी। आर्याटेक और डॉयचे नोवा के बीच संयुक्त रणनीति की प्रस्तुति। शानाया की भूमिका सिर्फ इंटरप्रेटर के रूप में तय की गई थी।
पर उसने खुद को यहीं सीमित नहीं रखा। मीटिंग के पहले उसने प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड का अध्ययन किया था, संभावित प्रश्नों के उत्तर तैयार किए थे और रिपोर्ट्स में छिपे तथ्यों को अलग से समझा था। मीटिंग शुरू हुई। आर्याटेक की ओर से रजत ने प्रस्तुति दी। वह आत्मविश्वास से बोल रहा था, लेकिन जब प्रश्नोत्तर का समय आया तो जर्मन टीम के वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ विशिष्ट तकनीकी सवाल पूछे। डेटा संग्रह की पद्धति, सांख्यिकीय मॉडलों की संगति और बाजार अनुमान के आधार। रजत हिचकिचाया। उसने चार्ट दिखाए, पर उत्तर अस्पष्ट था। तभी जर्मन अधिकारी ने सीधे शानाया की ओर देखा और पूछा, क्या आप इन आंकड़ों का आधार स्पष्ट कर सकती हैं? उद्धरण चिन्ह। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। शानाया ने उनकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, जा, एक कैन एस अक्लेन। हाँ, मैं इसे समझा सकती हूँ। उसने मीटिंग रूम में कदम बढ़ाया, स्लाइड पर दिखाए डेटा को स्पष्ट किया, उसकी पद्धति को जर्मन में व्याख्यायित किया और साथ ही बताया कि कैसे यह विश्लेषण भारतीय बाजार के सामाजिक ढांचे के अनुसार अनुकूल है। जर्मन अधिकारी मुस्कुराया, फिर सिर हिलाकर बोला, बीइंडरकेंड, प्रभावशाली। बाद में डॉयचनोवा टीम ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया, शानाया कुमारी ने भाषा से परे जाकर संपूर्ण रणनीतिक अवधारणा को प्रस्तुत किया। हम भविष्य की चर्चाओं में उन्हें एक मुख्य प्रतिभागी के रूप में देखना चाहेंगे। आर्याटेक की टीम लौटते समय खामोश थी। फ्लाइट में पहली बार रजत ने उसकी ओर देखा और संक्षेप में कहा, अच्छा काम किया। शानाया ने सिर्फ मुस्कराकर सिर हिलाया, क्योंकि अब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। अब वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी, वह एक प्रतीक बन गई थी उन लाखों आवाजों की जो वर्षों तक दबाई गई थीं, पर अब बोलने लगी थीं। बर्लिन से लौटने के कुछ ही दिनों बाद आर्याटेक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में एक नई लहर सी दौड़ पड़ी थी। ऑफिस की गलियारों में चर्चा का विषय एक ही था, शानाया कुमारी। जिन लोगों ने अब तक उसका नाम बस एक सफाईकर्मी के रूप में सुना था, वे अब हैरान थे कि वही लड़की जर्मनी में आर्याटेक की सबसे जटिल प्रस्तुति को संभाल कर लौटी है। इंट्रानेट पर एक नई पोस्ट आई। डॉयचनोवा टीम ने अपनी समीक्षा में श्रीमती शानाया कुमारी को आर्याटेक के लिए रणनीतिक साझेदारी की वार्ताओं में प्रमुख सहयोगी के रूप में मान्यता दी है। पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी थी, जिसमें शानाया एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के साथ हाथ मिला रही थी और दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, एक स्वीकृति की गवाही थी। कुछ ही घंटों में ये पोस्ट वायरल हो गई। लिंक्डइन पर लोग तारीफ करने लगे। मीडिया हाउसेज ने फर्श से फलक तक की हेडलाइंस तैयार करनी शुरू कर दी। कई प्रतिष्ठित पत्रकारों ने संपर्क साधा, पर शानाया ने सभी को विनम्रता से टाल दिया। मुझे प्रचार नहीं चाहिए, उसने आर्या मैडम से कहा, मुझे सिर्फ काम करने दिया जाए, उतना ही बहुत है। आर्या ने उसकी ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान उभरी। लेकिन जहां बाहर की दुनिया में उसकी पहचान बन रही थी, वहीं भीतर की दुनिया में कुछ लोगों की जमीन खिसक रही थी। प्रियंका खत्री अब तक शांत थीं, पर उनके अंदर एक बेचैनी पल रही थी। उन्होंने वर्षों की मेहनत से जो पद, सम्मान और नियंत्रण अर्जित किया था, उसे अब एक ऐसी लड़की चुनौती दे रही थी, जो कभी उनके आदेश पर टॉयलेट साफ करती थी। एक दिन प्रियंका ने कंपनी के मानव संसाधन विभाग में एक मीटिंग बुलाई। विषय था पात्रता और नियुक्ति नीतियां। हमारे पास एक उदाहरण है, उन्होंने मीटिंग में कहा, जहां एक कर्मचारी जिसके पास पूर्ण शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उसे रणनीतिक भूमिका दी गई है। ये भविष्य के लिए एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है। कोई प्रत्यक्ष रूप से शानाया का नाम नहीं लिया गया, पर सभी समझ गए कि बात किसके बारे में हो रही है। एचआर के वरिष्ठ प्रबंधक ने पूछा, लेकिन उसे जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, वे तो उसकी कार्यक्षमता के आधार पर हैं। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता? उद्धरण चिन्ह। प्रियंका ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है कि नीति में स्पष्टता आवश्यक है। अगर कल कोई और कर्मचारी बिना डिग्री के उच्च पद की मांग करे, तो हम किस आधार पर उसे रोक पाएंगे? उद्धरण चिन्ह। बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन हवा में एक संशय का बादल जरूर बन गया। इधर शानाया अपनी तरफ से इन सब बातों से बेखबर नहीं थी। वह समझ रही थी कि अब उसका संघर्ष उस जमीन से नहीं, बल्कि उस मानसिकता से है जो मानती है कि योग्यता केवल प्रमाणपत्रों में होती है। उसी हफ्ते उसे एक मेल मिला, आर्याटेक लीडरशिप समिट 2025 के उद्घाटन सत्र में बोलने का निमंत्रण। ये समिट कंपनी के इतिहास में पहली बार पूरी तरह सार्वजनिक रूप से आयोजित की जा रही थी, जिसमें कर्मचारियों से लेकर मीडिया प्रतिनिधियों तक को आमंत्रित किया गया था। वह जानती थी कि यह एक मौका है, लेकिन साथ ही यह परीक्षा भी थी।
समिट का दिन आया। बड़ा ऑडिटोरियम, मंच पर चमकदार बैनर और दर्शकों में सैकड़ों आंखें। मुख्य वक्ता के रूप में जब शानाया का नाम घोषित हुआ तो कई चेहरों पर हैरानी और कुछ पर असंतोष की झलक थी। पर जब वह मंच पर आए तो उसकी चाल में संकोच नहीं था। उसने भाषण शुरू किया। नमस्कार, मेरा नाम शानाया कुमारी है। मैं आर्याटेक में लैंग्वेज एंड मार्केट इंसाइट्स की भूमिका में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ उस पद या भाषा के बारे में नहीं बोलने आई हूँ। मैं यहाँ उस सफर के बारे में बात करने आई हूँ जो एक झाड़ू पकड़े हाथ से शुरू हुआ था और आज एक माइक्रोफोन थामे खड़ा है। पूरे ऑडिटोरियम में खामोशी छा गई। जब मैंने काम शुरू किया तब मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं थी, लेकिन अदृश्य। मेरा नाम सिर्फ एक क्लीनिंग शेड्यूल की शीट पर दर्ज था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने पढ़ा, सीखा और खुद को उस जगह लाने की कोशिश की जहां लोग कह सकें, ये योग्य है। आज मैं यहाँ हूँ, न तो किसी दया से, न किसी छूट से। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने उस हर दरवाजे को खटखटाया जिसे लोग मेरे लिए बंद मानते थे। ये कहते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी कांपी, पर उसने खुद को संभाला। मैं जानती हूँ, अब भी कई लोग सोचते हैं कि मैं इस मंच की हकदार नहीं हूँ। पर शायद वे ये भूल जाते हैं कि जब आप जमीन से ऊपर उठते हैं तो हर ऊंचाई डरावनी नहीं लगती, वो चुनौती लगती है। और मैं उन सभी चुनौतियों का स्वागत करती हूँ। भाषण समाप्त हुआ। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। फिर एक व्यक्ति ने ताली बजाई, फिर दूसरा, फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। प्रियंका खत्री ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने अगले दिन अपनी टीम के साथ एक मीटिंग में स्पष्ट किया, हम सभी को अपनी सोच को अपडेट करना चाहिए। बदलाव अब आ चुका है। शाम को जब शानाया ऑफिस से निकल रही थी तब आर्या मैडम ने उसे अपने केबिन में बुलाया। तुमने आज एक कहानी नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत की है, उन्होंने कहा। शानाया मुस्कराई। मैं बस वो कह रही थी जो कई लोग महसूस करते हैं पर बोल नहीं पाते। आर्या ने धीरे से कहा, अब तुम सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करती, तुम सोच का अनुवाद कर रही हो, और यही नेतृत्व होता है। बाहर आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी और भविष्य की खुशबू भी, क्योंकि अब आर्याटेक की गलियों में सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं गूंजते थे, अब वहाँ एक आवाज़ थी जो नीचे से उठकर सबसे ऊपर तक पहुँच चुकी थी। आर्याटेक समिट के बाद शानाया कुमारी अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी। मीडिया, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धी कंपनियों में भी उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन जहाँ प्रशंसा की लहरें थीं, वहीं उसके भीतर एक असहज शांति भी जन्म ले रही थी, क्योंकि उसने जाना कि एक बार जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो हवा पतली हो जाती है और सांस लेना मुश्किल। उसका कार्यभार अब दोगुना हो चुका था। आर्याटेक के जर्मन साझेदारों के साथ स्थायी संचार बनाए रखना, प्रस्तुतियों का अनुवाद, डेटा विश्लेषण और भारतीय टीम के साथ सामंजस्य बनाए रखना। हर मीटिंग में उसकी उपस्थिति अनिवार्य हो चुकी थी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदलने का संकेत देना शुरू कर दिया। वह अपनी डेस्क पर बैठी एक नई प्रस्तुति पर काम कर रही थी कि एक मेल पॉपअप हुआ। विषय पंक्ति थी, अनौपचारिक चेतावनी गोपनीय। भेजने वाले का नाम नहीं था, सिर्फ एक अनाम ईमेल पता। शानाया जी, आपको नहीं लगता कि आपकी चढ़ाई बहुत तेज हो रही है? कुछ पुराने कर्मचारी अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या आप जानती हैं कि किन लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया है? उद्धरण चिन्ह। शानाया ने मेल पढ़ा। आंखों में एक पल को ठहराव आया, फिर उसने मेल बंद कर दिया। वह डरने वालों में नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि अब वह मैदान में अकेली नहीं, बल्कि निशाने पर थी। उसी दिन दोपहर में एक मीटिंग के दौरान एक तकनीकी गलती हुई। शानाया द्वारा तैयार किया गया एक डेटा स्लाइड गलत स्टैटिस्टिक्स के साथ प्रस्तुत हुआ। ये स्लाइड दरअसल पिछले सप्ताह के ड्राफ्ट का पुराना संस्करण था, जिसे गलती से मीटिंग में चला दिया गया। बैठक में उपस्थित प्रियंका खत्री ने तुरंत मुद्दा उठाया। शानाया, क्या ये डेटा आपके द्वारा सत्यापित किया गया था? क्योंकि अगर यही रिपोर्ट आगे भेजी जाती तो क्लाइंट के साथ हमारा विश्वास टूट सकता था। शानाया को समझ आ गया कि यह एक चूक थी, लेकिन उसने न सफाई दी, न पलायन किया। उसने सीधे जवाब दिया, यह मेरी चूक है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। आर्या मैडम, जो बैठक में थी, कुछ क्षण शांत रहीं, फिर कहा, गलतियाँ हर कोई करता है, फर्क तब पड़ता है जब कोई उन्हें स्वीकारता है और सुधारता है। आगे बढ़िए, सुधार कीजिए। मीटिंग समाप्त हुई, लेकिन अंदर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। कई लोगों को लगा कि शानाया को बहुत आसानी से माफ कर दिया गया। उस रात शानाया देर तक ऑफिस में रुकी।
अपने दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए। फिर उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। माँ, नमस्ते, कैसी हैं आप? उद्धरण चिन्ह। ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? बहुत थकी हुई लग रही है आवाज। थक गई हूँ माँ, लोग अब पीछे से वार कर रहे हैं। लगता है सबको कुछ न कुछ साबित करना है। माँ ने चुप रहकर सुना। फिर बोली, बेटा, जब कपड़ा सिलाई के लिए कसता है तभी उसकी असली मजबूती सामने आती है। तू धागा है और दुनिया सिलाई कसने दे, लेकिन टूटने मत देना। शानाया ने आंखें बंद कर लीं। माँ की बातों में एक सच्चाई थी जो किताबों में नहीं मिलती। अगले दिन शानाया ने अपने पुराने स्केचबुक निकाली, जिसमें उसने अपने शुरुआती दिनों में विचार और योजनाएं लिखी थीं। वह खुद को याद दिलाना चाहती थी कि क्यों शुरू किया था। सप्ताह के अंत में आर्याटेक को एक नई परियोजना की सूचना मिली। $1 अरब का अनुबंध यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित था, जिसमें बहुभाषी व्याख्या, सांस्कृतिक संदर्भ विश्लेषण और ब्रांड अनुकूलन जैसे पहलुओं पर काम होना था। आर्या मैडम ने तुरंत एक बैठक बुलाई। ये प्रोजेक्ट सिर्फ व्यापार नहीं है, उन्होंने कहा। ये हमारी प्रतिष्ठा, हमारी वैश्विक साख का इम्तिहान है, और मैं चाहती हूँ कि शानाया इसका नेतृत्व करे। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया। कुछ चेहरों पर संतोष था, कुछ पर जड़ता। प्रियंका ने संयमित स्वर में कहा, मैडम, ये प्रोजेक्ट तकनीकी और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से बहुत जटिल है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कोई अनुभवी नेतृत्व करे? उद्धरण चिन्ह। आर्या ने सीधा उत्तर दिया, मैं अनुभव को कम नहीं आंकती, लेकिन कभी कभी दृष्टिकोण अनुभव से अधिक मूल्यवान होता है। और मुझे शानाया पर विश्वास है। शानाया ने न कोई उत्तेजना दिखाई, न असहजता। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं पूरी तैयारी के साथ जिम्मेदारी निभाऊंगी। उस शाम शानाया एक नए दस्तावेज पर काम शुरू कर चुकी थी। वह जानती थी कि यह परियोजना न सिर्फ आर्याटेक की दिशा तय करेगी, बल्कि यह भी साबित करेगी कि वह एक दुर्घटनावश उभरी सितारा नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच वाली, मेहनती पेशेवर है। पर साजिशें वहीं नहीं रुकीं। एक सप्ताह बाद एक बैठक के दौरान प्रियंका ने अचानक एक सवाल दागा, शानाया, क्या आपके पास इस परियोजना के लिए आवश्यक प्रबंधन प्रमाण पत्र हैं? क्योंकि नियमानुसार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यह एक बुनियादी आवश्यकता है। कमरे में फिर से सन्नाटा। शानाया ने उत्तर दिया, मेरे पास पीएमपी या एमबीए नहीं है, लेकिन मैंने डॉयचे नोवा, हैनोटेक और सॉफ्टकॉम जैसी संस्थाओं के साथ काम करके परियोजना प्रबंधन के हर पहलू को वास्तविक समय में सीखा है। मेरे पास वह है जो कोई डिग्री नहीं सिखा सकती, मुलाकातों की मिट्टी से निकला अनुभव। आर्या ने कहा, कभी कभी जिंदगी जो सिखाती है वह किसी भी संस्थान से ऊंचा होता है। प्रियंका चुप रही, लेकिन उनकी निगाहें बता रही थीं कि यह बहस अभी समाप्त नहीं हुई। शाम को जब सब ऑफिस से जा चुके थे, शानाया ने खाली कॉरिडोर में अपने कदमों की आवाज सुनी। यह वही गलियारे थे जिनमें वह कभी चुपचाप झाड़ू लगाती थी, लेकिन आज वह वहां एक परियोजना प्रमुख के रूप में चल रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, धागा जितना कसा जाएगा उतना ही मजबूत बनेगा। मैं टूटने नहीं, बुने जाने आई हूँ। और इसी विश्वास के साथ वह अगले दिन के सूर्योदय की ओर बढ़ चली। शानाया कुमारी अब एक ऐसी राह पर थी जहां हर कदम पर सफलता की चमक के साथ साथ साजिशों की परछाइयां भी चल रही थीं। यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित $1 अरब की परियोजना का नेतृत्व उसे सौंपा जा चुका था, लेकिन ये सौंपा गया भरोसा ही कुछ लोगों की असहजता का कारण बन गया। नई परियोजना के लिए तैयारियों की शुरुआत हो चुकी थी। तकनीकी, अनुवाद, कानूनी और मार्केटिंगर विभाग से प्रतिनिधि चुने जा चुके थे और एक इंटर डिपार्टमेंटल कोर टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व स्वयं शानाया कर रही थी। पहली ही संयुक्त बैठक में उसे स्पष्ट हो गया कि चुनौती तकनीकी से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक होगी। बैठक के शुरू होते ही प्रियंका ने सुझाव दिया, क्यों न हम लीडरशिप को रोटेटिंग रखें? हर हफ्ते अलग अलग व्यक्ति टीम का नेतृत्व करे, ताकि सभी को समावेशी अनुभव मिले। शानाया ने मुस्कराकर उत्तर दिया, मुझे विचार अच्छा लगा, लेकिन ये परियोजना समय सीमा के लिए संवेदनशील है। लगातार नेतृत्व बदलने से दिशा भ्रमित हो सकती है। हम सब मिलकर काम करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी स्थायी रहनी चाहिए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर भी शानाया ने निर्णय लिया कि वह सबको साथ लेकर चलेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद को बार बार साबित ही क्यों न करना पड़े। अगले कुछ दिनों में टीम ने कार्यप्रणाली, डेटा संग्रह और अनुवाद प्रोटोकॉल्स पर काम शुरू किया। शानाया ने हर विभाग के साथ व्यक्तिगत बैठकें की, उनकी समस्याएं सुनी और हल निकाले। लेकिन इसी दौरान एक और समस्या उभर आई। कंपनी के सर्वर से कुछ गोपनीय फाइलें लीक हो गईं,
यूरोपीय भागीदारों की आवश्यकताओं और भारतीय पक्ष की रणनीति से जुड़ी सूचनाएं अनधिकृत मेल आईडीज पर भेजी गई थीं। आईटी विभाग में खलबली मच गई। जब आर्या मैडम को सूचना दी गई तो उन्होंने सीधे शानाया को बुलाया। शानाया, यह मामला गंभीर है। तुम्हारी टीम से ही जानकारी लीक हुई है। क्या तुम भरोसे के साथ कह सकती हो कि यह तुम्हारा काम नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शानाया की आंखों में एक पल को चोट की छाया आई, लेकिन उसने संयम से कहा, मैं न केवल कह सकती हूँ बल्कि साबित भी करूंगी। उसी दिन उसने अपनी टीम के सभी कार्यप्रवाह और मेल लॉग्स का विश्लेषण शुरू किया। उसे शक था कि यह सामान्य भूल नहीं बल्कि सोच समझकर की गई हरकत थी। 3 दिन बाद देर रात वह अकेली आईटी विभाग में बैठी थी जब एक फाइल में उसे एक पैटर्न मिला, एक आईपी एड्रेस जो अक्सर ऑफिस नेटवर्क से बाहर होते ही सक्रिय होता था। शानाया ने चुपचाप उस डेटा को ट्रेस किया और पाया कि वह मेल एक ही लैपटॉप से भेजा गया था जिसे दोपहर में कॉन्फ्रेंस रूम में प्रियंका खत्री ने उपयोग किया था। वह बिना कुछ कहे अगले दिन सुबह आर्या मैडम के केबिन में पहुंची। मैं चाहती हूं कि आप कुछ देखें, उसने कहा। आर्या ने डाटा देखा, आईपी लॉग्स, टाइमस्टैम्प्स और मेल ट्रैकिंग, सब कुछ व्यवस्थित था। ये सीधे तौर पर प्रियंका पर आरोप है, आर्या बोली। नहीं मैडम, मैं केवल तथ्यों के आधार पर सच सामने लाना चाहती हूँ। निर्णय आप पर है। आर्या ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं मानव संसाधन विभाग को इसकी आंतरिक जांच सौंपती हूँ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शाम ऑफिस में अचानक एक अफवाह फैल गई कि शानाया ने प्रियंका पर झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाया है ताकि उसे टीम से हटाया जा सके। कुछ कर्मचारियों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि शानाया का सिर अब ऊंचा हो गया है। वह अब किसी को अपने आगे नहीं टिकने देती। इस बार चोट अंदर तक लगी। वह जानती थी कि सच उसके पक्ष में है, लेकिन वह भी जानती थी कि कुछ लड़ाइयाँ अदालतों से नहीं, भरोसे से जीती जाती हैं। रात में उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैंने कभी किसी से ऊंचाई नहीं छीनी, मैंने बस अपने पैरों के नीचे की जमीन तलाश की। उसने अगली सुबह एक टीम मीटिंग बुलाई। सभी विभाग प्रमुख और पूरी कोर टीम उपस्थित थी। शानाया खड़ी हुई और बोली, आप सब जानते हैं कि हाल ही में कुछ संवेदनशील जानकारियां लीक हुई हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हम यहाँ क्यों हैं? क्या हम एक दूसरे को गिराने के लिए हैं, या उस विश्वास के लिए जिसके कारण हमारी कंपनी ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी? उद्धरण चिन्ह। कमरे में सन्नाटा था। फिर वह आगे बोली, मैंने सबूत सौंप दिए हैं और अब जांच प्रक्रिया पर निर्णय कंपनी करेगी। लेकिन मैं एक अनुरोध करती हूँ, जब तक सच सामने नहीं आ जाता, हम अपने कार्य में ईमानदारी बनाए रखें। मेरा उद्देश्य कभी किसी को हटाना नहीं रहा। मेरा लक्ष्य सिर्फ इस परियोजना को सफल बनाना है, और मुझे लगता है आप सब भी यही चाहते हैं। उसके स्वर में कोई विद्रोह नहीं था, केवल आत्मविश्वास था। आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन भाषा में नम्रता। बैठक समाप्त हुई, लेकिन कई चेहरों पर खामोशी के पीछे पछतावे की परत थी। 1 सप्ताह बाद जांच के नतीजे सामने आए। प्रियंका दोषी पाई गई, उसे चेतावनी दी गई और टीम से हटा दिया गया। आर्या ने शानाया से कहा, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन तूफानों में डगमगा जाते हैं। तुम उनमें से नहीं हो। तुम खड़ी रहीं, बिना चीखे, बिना बदले की आग में जले। शानाया ने मुस्कराकर कहा, कभी कभी सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है खुद को गिरने न देना। उसी रात ऑफिस से निकलते समय वह कॉरिडोर में कुछ क्षण रुकी। दीवारों पर कंपनी की पुरानी तस्वीरें थीं, एक सपना जो कई सालों में आकार लेता गया था। उसने उन दीवारों को देखा जो उसकी गवाही थीं कि उसने हार नहीं मानी। और अगले दिन जब वह यूरोपीय प्रतिनिधियों से अंतिम प्रस्तुति देने बैठी, तो वह सिर्फ एक पेशेवर नहीं थी, वह एक लड़ाकू थी जो चुपचाप लड़ती रही और आज बिना ताज के रानी बन चुकी थी। यूरोपीय साझेदारों के सामने शानाया की प्रस्तुति इतनी सटीक, संक्षिप्त और रणनीतिक थी कि पूरे बोर्डरूम में एक पल के लिए भी किसी ने पलकें नहीं झपकाईं। मीटिंग के समाप्त होते ही मुख्य प्रतिनिधि मिस्टर ग्रेबर ने खड़े होकर हाथ मिलाते हुए कहा, हमने सोचा था हम केवल एक प्रोजेक्ट लीडर से मिलेंगे, लेकिन आज हम एक विजनरी से मिले हैं। कमरे में तालियां गूंज उठीं, लेकिन शानाया जानती थी कि तालियां केवल एक चक्र का अंत हैं। अगले तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। उसी शाम उसे आर्या मैडम का व्यक्तिगत संदेश मिला, तुम्हारे लिए एक नई भूमिका प्रस्तावित की गई है। कल 10 बजे चेयरमैन ऑफिस में मुलाकात करो। शानाया रात भर सो नहीं सकी। एक ओर वो गर्व से भरी थी कि उसकी मेहनत को पहचाना जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर उसे इस अप्रत्याशित कॉल के पीछे छुपी राजनीति की आशंका भी थी।
सुबह 10 बजे जब वह चेयरमैन ऑफिस पहुंची, वहां एक और चेहरा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अनन्या राव, कंपनी की पूर्व इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी हेड, जो 6 महीने पहले अमेरिका भेजी गई थी एक सहयोगी परियोजना के लिए। अनन्या का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में चिंगारियां थीं। चेयरमैन ने बैठक की शुरुआत की। दोनों ही आप अद्भुत प्रतिभाएं हैं, और हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का नेतृत्व आप दोनों मिलकर करें। संयुक्त भूमिका होगी को हेड्स। शानाया चौंकी। एक ही कुर्सी पर दो चेहरे। अनन्या मुस्कुराई। मैंने सुना है शानाया बहुत तेज हैं, लेकिन टीम वर्क के बिना गति दिशा नहीं देती। शानाया ने संयम से कहा, और दिशा के बिना टीम भी लक्ष्य नहीं पा सकती। कमरे में एक क्षणिक तनाव छा गया। चेयरमैन ने कहा, हमें अगले 3 महीनों में जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स में विस्तार करना है। यूरोप में हमारा भविष्य आप दोनों के हाथ में है। और हाँ, एक छोटी सी बात, इस प्रोजेक्ट का लीड अंततः एक ही होगा, लेकिन वह तय होगा प्रदर्शन के आधार पर। एक सहज प्रतिस्पर्धा। ये स्पष्ट था, ये संयुक्त नहीं, प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व था। और यह प्रतियोगिता केवल प्रेजेंटेशन या डेटा की नहीं थी। ये रणनीति, संवाद, राजनीतिक चतुराई और धैर्य की परीक्षा होने वाली थी। अगले कुछ हफ्ते दो अलग अलग शैलियां एक ही मंच पर टकराने लगीं। अनन्या तीखी, प्रोसेस ओरिएंटेड और जर्मन बिजनेस कल्चर की पक्की समझ रखने वाली थीं। वे जल्दी जल्दी निर्णय लेती और बड़ी टीमों को निर्देशित करती। वहीं शानाया मानवीय जुड़ाव, सांस्कृतिक लचीलेपन और जमीनी हकीकत को समझने की विशेषज्ञ थीं। वे हर छोटे निर्णय में सहयोगियों की राय लेती, हर मीटिंग को संवाद का रूप देती। बर्लिन में एक पायलट क्लाइंट मीटिंग के दौरान अनन्या ने एक लुभावना वादा किया, हम आपके लिए 20% लागत कम कर सकते हैं, अगर आप 3 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर करें। शानाया ने वही बात दूसरे ढंग से कही, हम आपके लिए एक समाधान डिजाइन कर सकते हैं जो 3 सालों तक आपकी लागत को स्थिर रखे, बिना गुणवत्ता से समझौता किए। क्लाइंट्स ने शानाया की रणनीति को प्राथमिकता दी, लेकिन अनन्या ने कहा, कॉर्पोरेट की दुनिया भावनाओं पर नहीं, आंकड़ों पर चलती है। एक और टीम 2 भागों में बंटती जा रही थी, कुछ अनन्या के साथ, कुछ शानाया के। ये बंटवारा केवल कार्यप्रणाली का नहीं, कार्य संस्कार का भी था। इसी बीच अंदर खाने एक और साजिश पक रही थी। अनन्या के कुछ करीबी सहयोगी कंपनी के भीतर यह बात फैलाने लगे कि शानाया के पास कोई औपचारिक एमबीए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र नहीं है, इसलिए उनका नेतृत्व केवल दिखावटी है। एक दिन शानाया को एक मेल मिला, जो गलती से उन्हें फॉरवर्ड हो गया था, अनन्या के हस्ताक्षर वाला एक इन हाउस मेमो, जिसमें कहा गया था कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि एक गैर योग्य व्यक्ति इस प्रोजेक्ट का चेहरा न बने। शानाया ने वह मेल पढ़ा और कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कीं। फिर उसने वह मेल डिलीट नहीं किया, उसने उसे सुरक्षित रखा। वह जानती थी कि अनन्या अब केवल एक प्रतिद्वंद्वी नहीं, एक योजना की केंद्र बिंदु बन चुकी थी। लेकिन वह भी जानती थी लड़ाई चालाकी से नहीं, सच्चाई से जीती जाती है। उसी सप्ताह पेरिस में होने वाला प्रेजेंटेशन निर्णायक माना जा रहा था। दोनों को अपने अपने विजन पेश करने थे। यूरोपीय बोर्ड उसी के आधार पर तय करता कि कौन होगा अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का अंतिम लीड। शानाया ने अपने प्रेजेंटेशन में एक नई दृष्टिकोण अपनाई। वह केवल आंकड़े नहीं लाई, उसने एक कहानी सुनाई। 5 साल पहले उसने कहा, मैं मुंबई की एक इमारत में झाड़ू लगाती थी। आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक अवसर दिया गया था सुनने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। मुझे नहीं पता कि मैं सबसे योग्य हूँ या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सबसे प्रतिबद्ध हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके बाद अनन्या की बारी थी। उनका प्रेजेंटेशन तेज, डेटा से भरा और ग्लोसी था, लेकिन उसमें आत्मा की कमी थी। जब मीटिंग समाप्त हुई, यूरोपीय बोर्ड के अध्यक्ष ने केवल एक पंक्ति में सब कुछ कह दिया, शानाया, आप न केवल हमें समझती हैं, आप हमें महसूस भी कराती हैं। अगले दिन कंपनी की ओर से एक आधिकारिक मेल आया, शानाया कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय विस्तार परियोजना की प्रमुख नियुक्त किया गया है। और जब प्रेस रिलीज हुई, उसमें सिर्फ एक वाक्य सबसे ऊपर छपा था, A woman who once cleaned the corners of an office now sits at the center of its vision। लेकिन शानाया के लिए जीत सिर्फ शीर्षक नहीं थी। उसने उसी शाम अनन्या से मुलाकात की, उन्हें एक कप चाय का निमंत्रण दिया। हम प्रतियोगी रहे, लेकिन दुश्मन नहीं, उसने कहा। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और शायद इसीलिए तुम जीत गईं। मुंबई लौटते वक्त विमान की खिड़की से बाहर झांकती शानाया की आंखों में वो चमक थी जो किसी जीत से नहीं, एक गहरी समझ से आती है। वह जानती थी कि अब उसका नाम केवल एक कर्मचारी की सूची में नहीं, बल्कि उस बदलाव की सूची में शामिल हो चुका है जो लोगों को खुद पर विश्वास करना सिखाता है।
एयरपोर्ट पर पत्रकारों, कैमरों और फूलों के गुलदस्तों का तांता लगा था। चेयरमैन मिस्टर गोयनका और आर्या स्वयं स्वागत के लिए पहुंचे थे। पत्रकारों ने सवाल किया, शानाया जी, अब जब आप अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की प्रमुख बन चुकी हैं, अगला लक्ष्य क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। शानाया मुस्कुराई, मेरा अगला लक्ष्य है किसी और को वह अवसर देना जो मुझे मिला, क्योंकि जीत का असली अर्थ वही होता है जब वह किसी और की प्रेरणा बन जाए। कार में बैठते समय उसने अपने मोबाइल पर एक मैसेज देखा, गुलाब देवी शिक्षा केंद्र की ओर से निमंत्रण हमारे छात्रों को आपकी कहानी बताने के लिए। यह वही स्कूल था जहां उसकी मां कभी झाड़ू पोछा करती थी और जहां शानाया खुद कभी यूनिफॉर्म पहनने की हैसियत नहीं रखती थी। 2 दिन बाद जब वह स्कूल पहुंची, तब वहां कोई भव्य स्टेज नहीं था, न कैमरे, न प्रेस, बस एक पुराना क्लासरूम, कुछ टूटी बेंचें और उत्साहित चेहरों वाले बच्चे। वह बोर्ड के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं आपसे कहानियां नहीं सुनाने आई हूँ, मैं आपको एक सवाल पूछने आई हूँ। अगर कोई आपको कहे कि आप इस लायक नहीं हैं, तो आप क्या करोगे? उद्धरण चिन्ह। एक बच्चा बोला, मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। शानाया मुस्कराई, बस वही मैंने भी किया था, लेकिन किसी को गलत साबित करने से ज्यादा जरूरी है खुद को सही साबित करना। बच्चों ने तालियां नहीं बजाईं, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो संभावनाओं से भरी होती है। उसी शाम आर्या का कॉल आया, शानाया, मैंने सुना तुम स्कूल गई थी। अच्छा किया, लेकिन अब हमें एक और चुनौती का सामना करना है। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है सिंगापुर में, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रस्तुति होगी एशिया मार्केट की लीडरशिप की। शानाया ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूँ। लेकिन कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले एक और मोड़ आया। उसकी माँ, जो अब थोड़ी वृद्ध और अस्वस्थ थी, अचानक सीढ़ियों से फिसल गईं। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, 6 हफ्तों का विश्राम आवश्यक है, किसी को लगातार उनके साथ रहना होगा। शानाया की आंखें डबडबा गईं। कॉन्फ्रेंस छोड़ना एक बड़ा निर्णय था, लेकिन माँ को छोड़ना उसके लिए असंभव। उसने आर्या को कॉल किया, मैं सिंगापुर नहीं जा पाऊंगी। आर्या कुछ क्षण चुप रही, फिर कहा, ठीक है, लेकिन क्या मैं एक सुझाव दे सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, तुम्हारे द्वारा तैयार की गई पूरी प्रस्तुति एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करो और कॉन्फ्रेंस में हम उसे स्क्रीन पर दिखाएंगे। तुम्हारी जगह शायद कोई और शारीरिक रूप से हो, लेकिन नेतृत्व तुम्हारा ही होगा। शानाया ने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, नाटकीय नहीं, बल्कि वास्तविक। उसने अपनी कहानी, रणनीति और विजन को इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया कि जब वह वीडियो कॉन्फ्रेंस में चला, तो पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। सम्मेलन के बाद एशिया डिवीजन की प्रमुख ने मेल किया, आपका वीडियो अब तक की सबसे प्रभावशाली प्रस्तुति थी। हमने आपको अगले वित्तीय वर्ष के लिए पैन एशिया सलाहकार बोर्ड में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस मेल के जवाब में शानाया ने केवल 2 शब्द लिखे, मेरी माँ मुस्कुरा रही हैं। कुछ हफ्ते बाद कंपनी के वार्षिक समारोह में चेयरमैन ने मंच पर कहा, इस वर्ष का ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड एक ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसने न केवल खुद को बदला, बल्कि कंपनी की सोच, संस्कृति और नेतृत्व की परिभाषा को भी बदल दिया। शानाया को मंच पर बुलाया गया। उसने अवार्ड लिया, लेकिन कहा, यह अवार्ड मेरी माँ के नाम है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि झाड़ू पकड़ने वाले हाथ भी कलम और माइक थाम सकते हैं। अंत में वह कार्यक्रम समाप्त हुआ, लेकिन कहानी नहीं। शानाया ने एक नई पहल शुरू की, एक अवसर जो कंपनी के भीतर और बाहर ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देती है जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन सपने हैं। पहली ही बैच में 30 लोगों ने आवेदन किया, सभी सफाईकर्मी, सुरक्षा गार्ड, कैंटीन स्टाफ, जूनियर तकनीशियन। हर शुक्रवार को शानाया खुद एक क्लास लेती, कभी बेसिक इंग्लिश, कभी बिजनेस कम्युनिकेशन, कभी आत्मविश्वास पर। एक दिन एक महिला ने क्लास के अंत में पूछा, मैम, आप इतना व्यस्त होने के बावजूद हमारे लिए समय कैसे निकालती हैं? उद्धरण चिन्ह। शानाया ने जवाब दिया, क्योंकि कोई दिन था जब मेरे लिए कोई नहीं था, और मुझे यकीन है कि अगर उस दिन किसी ने मुझे थामा होता, तो मैं और भी पहले यहाँ पहुँच सकती थी। और उसी दिन, जब वह अपने कार्यालय में बैठी कुछ फाइलें देख रही थी, एक चपरासी अंदर आया, एक पुराने लिफाफे के साथ। मैम, ये किसी ने रिसेप्शन पर छोड़ा है, कोई नाम नहीं है। शानाया ने लिफाफा खोला, अंदर एक कागज पर केवल एक वाक्य लिखा था, तुम्हारे गले में पहचान पत्र नहीं था, फिर भी तुमने पहचान बना ली। ये जीत हम सबकी है। शानाया मुस्कुराई। उसने वह कागज अपने डेस्क के कोने में रख दिया, जहां सभी पुरस्कार, प्रमोशन लेटर और मीडिया कटआउट पड़े थे, क्योंकि यह एक चिट्ठी नहीं थी,
यह उस क्रांति का दस्तावेज था जो धीरे धीरे एक एक इंसान के भीतर शुरू हो रही थी। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये हर उस इंसान के साथ शुरू होती है जो कभी किसी कोने में छुपकर काम करता है और किसी दिन अपने सपने को इतनी जोर से जीता है कि पूरी दुनिया को उसकी ओर देखना पड़ता है।